हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है बहुत ही अलग किस्म का है ना? क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन है, उसी में से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों का एक्चुअली ये सवाल से ज़्यादा आप लोगों की कंप्लेंट है ना? पेशेंट मेरे से यूट्यूब पे भी आप लोग सब कमेंट करके बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बताते भी हैं कि आपको क्या है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। कई बार आप वो भी लिख देते हैं। उसी में से मैंने इस प्रॉब्लम को उठाया है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि पेशेंट को रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो थंबनेल से तो आप वैसे देख के आ ही रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें कि पेशेंट को, आपको ये लग रहा है कि मेरा मोशन जो है प्रॉपरली हो नहीं पा रहा, कुछ अटका है। अनसेटिस्फैक्ट्री डेफिकेशन यदि है, मोशन करने के बाद ऐसा लगता है कि मोशन अच्छे से हुआ नहीं यार, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है कि मोशन पूरी तरह हो गया, पेट पूरी तरह साफ हो गया। या मोशन करते समय ऐसा लगता है कि हम पुश कर रहे हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, हमसे पुश नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अड़ी हुई है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि मतलब कुल मिलाकर के मज़ा नहीं आता है। जैसे आप सामान्य भाषा में जो आप लोग कई बार ऐसा मेरे से बताते हैं कि डॉक्टर साहब मोशन हम करते हैं तो फ्रेश होने में हमको ना पूरी तरह खाली खाली नहीं लगता है, हमको एकदम सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मज़ा नहीं आता है कि हाँ बहुत अच्छे से पेट साफ हो गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य और बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना? तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि इस प्रॉब्लम का एक नाम है जिसको ओडीएस बोलते हैं। ऑब्वियसली आप थंबनेल में देख के आ रहे हैं, तो इसको ओडीएस बोलते हैं, है ना? ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन सिंड्रोम बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन सिंड्रोम नाम से आपको पता चल रहा, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। डेफिकेशन मतलब डेफिकेशन करते समय कोई अड़चन है। सिंड्रोम, है ना? अब यहाँ पे सिंड्रोम और डिजीज ये दो अलग शब्द होते हैं। तो मैं इस सिनेरियो को, इस प्रॉब्लम को आपको समझाता जाऊंगा तो आपको अंत में पता चल जाएगा कि मैं इसे सिंड्रोम क्यों कह रहा हूं और मैं क्यों कहूंगा सिंड्रोम, इसको सिंड्रोम बोला जाता है। तो सिंड्रोम जो है वो शब्द, सिंड्रोम शब्द का उपयोग क्यों हो रहा है, जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको अंत में समझ में आ जाएगा कि मैं इसको मतलब इसमें सिंड्रोम शब्द क्यों जुड़ा है, इसमें डिजीज क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन के बारे में बता दिया कि इसका नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है तो अब इसको आपको समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम सामान्य कारणों की बात करेंगे जो बिल्कुल सुपरफिशियल और मोस्ट कॉमन है। मतलब आप समझ लो कि 90-95% यही समस्या होती है जिसकी वजह से ओडीएस होता है ना? अधिकतम, सबसे पहले अपन अधिकतम और कॉमनतम चीजों की बात करेंगे। कॉमनतम चीजों की देखो क्या होता है, आप जब भी खाना खाते हो, है ना, तो खाना जो है आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आपके खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो पेट में जाके अच्छे से पचेगा नहीं और फिर अच्छे से निकलेगा नहीं। सामान्य सीधी और साफ बात है। तो आपका खाना अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए खाने में? देखो क्या है कि खाने में आपके पत्ते वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए, वेजीज ज्यादा होने चाहिए, है ना? आटा या पाउडर टाइप की जो चीज़ें हैं वो कम से कम हो और वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो, पानी थोड़ा अच्छा हो, है ना? मैं बहुत पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लबालब पेट में पानी भर लो, बात वो नहीं है। बात यह है कि संतुलित पानी हो, है ना? ना ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा पानी हो, संतुलित मात्रा में पानी हो। जितना आपने खाना खाया है कंपैरेटिवली उसमें आपकी प्यास बुझ जाए, बस उतना पानी। ऐसा नहीं कि आप खाना खाते साथ पानी पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, ऐसी बात नहीं। 1 ग्लास, 1.5 ग्लास, 2 ग्लास पानी पर्याप्त तो होता है खाने को पचाने के लिए। उसका जो अंदर जो लुगदी बनती है उसको बनाने के लिए इतना पानी पर्याप्त है। तो वेजीज आपके खाने में बहुत होने चाहिए, फ्रूट्स आपके खाने में होना चाहिए, पत्तेदार चीज़ें आपके खाने में होना चाहिए, मिर्च मसाला आपके खाने में बहुत कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। मसालों में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, मैं उनमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कुछ विटामिन मिनरल सब मसालों में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मसाले नुकसान की नहीं, बात यह है कि जब आप उन्हें ज़्यादा खाते हैं तब वो बॉडी में एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो आपको संतुलित मात्रा में मसाले डालना है, बस इतना कि उसमें वो मसाले हों। ऐसा ना हो कि वो मसाले आपको बताएं कि मैं उसमें हूं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो मसाला है। आप समझ गए मेरी बात को कि कितना क्वांटिटी आपको चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि वो मसाला सब्जी में से निकल के ये ना कहे कि मैं इसमें डाला हूं। आपको लगे कि हाँ इसमें मसाला मैंने डाला है और इसमें है। दोनों चीजों में अंतर है। ठीक है, तो आप समझ गए कि उसमें कितना मसाला डालना है। तो देखो क्या है,
हर चीज़ आप डालो लेकिन संतुलित मात्रा में। और मैंने जैसे आपको बताया, आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, और पाउडरी पदार्थ जैसे आटा हो गया, जैसे चावल हो गया, ये चीज़ें आपको कम से कम कंज्यूम करनी है। और आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, जूसेस ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, पानी ठीक ठाक मात्रा में दिन भर पीते रहना है, ठीक है। अधिकतम 95% जो प्रॉब्लम होती है, जैसे बाहर का खाना आपको नहीं खाना, चाइनीज़ फूड आपको नहीं खाना, फास्ट फूड आपको नहीं खाना, समोसा कचौड़ी आपको नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर आपको नहीं खाना, इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। तो 90-95% प्रॉब्लम जो इस तरह की होती है ना कि हमारा पेट साफ ठीक से नहीं हो रहा, यही है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसके आगे अपन चलते हैं कि भाई अब चलो ठीक है, ये 90-95% लोगों को तो जो मैंने बात बताई वो इसी तरह से होती है ना। अब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरे पुराने जितने भी वीडियो हैं, मैंने पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ सब में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बीच बीच में बताता रहता हूँ कि इसमें देखो क्या है, स्पेसिफिकली मैं पिन पॉइंट करके सबको एक ही चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि किसकी बॉडी कैसी है, उसको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम कैसी है, उस प्रॉब्लम में किस तरह के खाने की ज़रूरत है, ये जब मैं पेशेंट देखता हूँ तो मैं बताता हूँ, है ना। तो इसलिए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको आपके लिए परहेज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, मैंने आपको देखा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है। तो मैं सिर्फ वैसी चीजें बता सकता हूं जो कि सामान्य और कॉमन है, जो मैंने आपको अभी बताया इसमें कि आपको पत्तेदार सब्जी ज्यादा खानी, फ्रूट ज्यादा खाना है, ऐसा। स्पेसिफिकली यदि आपको क्या सूट हो रहा है और मैं आपको क्या डाइट बताऊंगा, ये तो जब आप मुझसे मिलेंगे मैं तभी आपको बता पाऊंगा स्पेसिफिकली आपके लिए, नहीं तो इन जनरल तो यही बात है। तो आप समझ गए, इन जनरल परहेज का यही मतलब होता है। अब देखो, अब यहां से अपन पैथोलॉजिकल कॉजेज में चले जाएं कि क्या वहां पे कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि पेट साफ हमारा नहीं हो रहा है, अंदर कोई अड़चन है। तो इसमें देखो, मोस्ट जो कॉमन चीज सबसे अधिक होती है वो होती है पाइल्स की प्रॉब्लम, ठीक है। पाइल्स में क्या होता है, पाइल्स में मस्से होते हैं। मैं अगेन उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे और भी लंबा बात टॉपिक कवर करना है, नहीं तो पाइल्स के बारे में बताने बैठेंगे तो फिर पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा और मुझे 15-20 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको सब चीज़ें बतानी नहीं है। तो देखो क्या है, पाइल्स के मस्से ऐसे होते हैं ना कि पाइल्स के मस्से सूज जाते हैं, और कभी कभी खास तौर पे ऐसे मस्से जो कि पीछे की तरफ हो। आपने आमतौर पे देखा होगा मोशन में पाइल्स के रास्ते में, मोशन के रास्ते में जो पाइल्स होते हैं वो मोशन के रास्ते के बाहर आके लटकते हैं। लेकिन कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो कि अंदर होते हैं पीछे की तरफ, तो वहां पे बल्जिंग हो जाती है। उस बल्जिंग की वजह से वो रास्ते को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मोशन प्रॉपरली पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन ये होता है, कभी कभी जैसे आप बार बार जोर लगाते हैं, मोशन को निकालने के लिए ताकत लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है, अंदर की जो वॉल है वो वीक हो जाती है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। तो वो जो रेक्टल वॉल है ना, वो लटक जाती है। रेक्टल वॉल किसे कहते हैं, जहां मोशन इकट्ठा होता है, जो बैग होता है अंदर जहां पे आपका पॉटी इकट्ठा होती है, वो जो बैग है वो ढीला होके लटक जाता है। तो वो क्या पिचक जाता है और मोशन के रास्ते में आके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो उसको प्रोलैप्स बोलते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। वो आउटर साइड भी होता है, पहले इनर साइड होता है, फिर आउटर साइड होता है। शुरुआत में वो इनर साइड में होता है, फिर जब आप बहुत ज़्यादा इसी प्रैक्टिस को करते रहते हैं, ताकत लगाते रहते तो वो अंदर से फिर पलट के बाहर की तरफ भी आ जाता है। तो इस तरह से इसको रेक्टल प्रोलैप्स भी एक कारण होता है, जिसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है। तीसरी वजह होती है म्यूकोजल प्रोलैप्स। कई बार क्या होता है, एनल कैनाल की जो अंदर की म्यूकोजा होती है, जब आप प्रेशर करते हैं तो वो म्यूकोजा लूज हो जाती है, वो खिंच जाती है और मोशन के मुंह पे आके अटक जाती है। तो जब आप प्रेशर लगाते हैं तो वो बीच में अड़ती है, तो उसकी वजह से भी आपको अनसेटिस्फैक्टरी डेफिकेशन फील हो सकता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रास्ते में अड़ गई है ना। चौथी पांचवी जो भी हो आप गिन लेना, अब मैं गिनती नहीं गिन रहा, मुझे याद आता जा रहा है तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कई बार होता है कि ग्रोथ हो सकती है किसी तरह का कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई भी ग्रोथ हो सकती है। उसके वो ग्रोथ क्या करती है, मोशन के रास्ते में ऑब्वियसली वो एक पत्थर की तरह आ जाती है। जैसे ग्रोथ होती है तो वो मोशन के रास्ते को घेर लेता है, फिर मोशन को निकलने के लिए कम जगह मिलती है। तो ग्रोथ भी एक ऐसी वजह है। देखो, ग्रोथ दो तरह की होती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो देखो क्या बिनाइन मैलिग्नेंट, मैंने कैंसर वाले वीडियो में शायद मैंने उसे कवर किया है, आप जाके देख लेना। लेकिन ऐसे ट्यूमर जो कि कैंसरस होते हैं और ऐसे ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, दो तरह की ग्रोथ होती है ना। तो वो ग्रोथ किसी भी तरह की हो सकती है, वो तो खैर जांच के बाद पता चलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी कोई फीलिंग है तो अंदर इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम मोशन करते हैं लेकिन हमारा मोशन जो है वो निकलता नहीं है, ठीक है। आगे और क्या कारण हो सकते हैं, और यदि मैं और थोड़ा सा कारण सोचूं तो आपको हो सकता है कि फिशर के टैग हों,
है ना, जिसको सेंटिनल टैग बोलते हैं। सेंटिनल टैग क्यों बनते हैं? क्योंकि जब फिशर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वहाँ की स्किन मोटी हो जाती है, और सेंटिनल टैग अच्छे बड़े बड़े भी होते हैं, मतलब वो बिल्कुल पाइल्स जैसे दिखते हैं पर एक्चुअली में वो पाइल्स नहीं होते, सेंटिनल टैग होते हैं और अच्छे बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो अगेन वही बात है कि वो मोशन के रास्ते को एक्वायर कर लेते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे कि जब आप डेफिकेशन करते हैं तो आपको अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है। ये कुछ पैथोलॉजिकल वजह होती हैं जिनके कारण आपको ऐसा लगता है कि आप मोशन कर रहे हैं लेकिन आपका मोशन निकल नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मोशन वहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे है ना। ये दो वजह है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, मोशन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं मेगारेक्टम, ठीक है। मेगारेक्टम जो है वो थोड़ा सा रेयर होता है, इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा है। मेगारेक्टम किसे बोलते हैं? क्या होता है, जब मोशन के रास्ते के पहले जो रेक्टम हिस्सा है, जो बैग है जहाँ पे मोशन इकट्ठा होता है, वहाँ पे मोशन इकट्ठा होते 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 जब आप मोशन को अवॉइड करते हैं कि मोशन लगा है लेकिन नहीं जाना, लगा है लेकिन नहीं जाना, लगा है लेकिन नहीं जाना, तो क्या होता है कि रेक्टम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, अपने नॉर्मल साइज से वो बड़ा हो जाता है। तो जब नॉर्मल साइज से वो बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा स्टूल कलेक्ट होने लगता है, और जब ज़्यादा स्टूल कलेक्ट होता है तो मोशन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, वो निकलने में उसे प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा निकलता नहीं है एकदम से, लेकिन उसे निकलने में प्रॉब्लम होती है कई। और फिर उसके बाद आपकी स्टूल की क्वालिटी, मतलब आपके मोशन की, आपकी पॉटी की जो क्वालिटी है, अगर वो ख़राब है और वो थोड़ी सी भी अगर सॉलिडिफाई है ना, थोड़ी सी भी अगर सॉलिड है तो, और मेगा यदि रेक्टम आपको हो गया है, यदि आपके रेक्टम का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको पुश करने में, आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, और फिर एक बार में तो पूरी तरह एम्प्टी वो नहीं होता है ना, पूरी तरह एम्प्टी तो बिल्कुल नहीं होता। आप थक जाओगे, सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, थक भी जाओगे, सोचोगे कि यार मोशन मुझे करना नहीं है, अब मैं अगली बार देखूंगा, इस टाइप की फीलिंग आने लगती है। वो भी एक वजह होती है कि आपको इस तरह से फील हो रहा है कि हमको सेटिस्फेक्शन पूरी तरह हो नहीं रहा है। तो देखो, एक तो मैंने सबसे पहले आपको नॉर्मल सिनेरियो बताया जिसमें आपकी डाइट की प्रॉब्लम है, दूसरा मैंने सिनेरियो बताया आपको जिसमें पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें आपको कोई डिजीज है। अब तीसरा सेक्शन इसमें ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब 1-2%, 3% वाली बात है। ये वो सिनेरियो है, वो सर्कमटेंसेस हैं जिसमें कि बहुत ही रेयर है। अब जो मैं कारण आपको बताने वाला हूँ, देखो क्या होता है, बॉडी के काम करने का एक तरीका होता है। मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद मैंने पाइल्स के वीडियो में या फिशर के वीडियो में या कभी और भी पुराने वीडियो, किसी वीडियो में मैंने मोशन करने की जो प्रक्रिया है उसको समझाया है कि मोशन को करते कैसे हैं, उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। तो उसमें पेल्विक फ्लोर का भी जिक्र है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऊपर 1-2 लाइन में बताता हूँ कि ये जो फंक्शनैलिटी है ये किस तरह से काम करती है। तो देखो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन का काम है। इसमें एब्डोमिनल मसल्स भी, पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी, आपकी एनोरेक्टल मसल्स भी, आपकी हेमोरॉइड, ये सभी चीज़ें एक साथ, और उसके बाद आपका दिमाग, ये सारी चीज़ें एक साथ सिंक में काम करती हैं, जिसकी वजह से आपका मोशन जो है वो पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जब आपका मोशन रेक्टम में, यानी जहाँ जिस बैग में मोशन इकट्ठा होता है, वहाँ पे जब मोशन आता है और एक सर्टेन क्वांटिटी में वहाँ पे उपलब्ध होता है, और जब वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है, तो आपको ब्रेन में सिग्नल मिलता है कि मेरे को मोशन लगा है और अब मुझे मोशन करना है, ठीक है। तो अब इस सिग्नल में अगर प्रॉब्लम हो, इस सिग्नल में अगर प्रॉब्लम हो और आपको ये सिग्नल प्रॉपर दिमाग में ना मिले कि आपको कब मोशन करना है कब नहीं करना, अगर ये बिगड़ जाएगा तो आपको ये सिग्नल मिलेगा ही नहीं, या फॉल्टी सिग्नल मिलेगा कि मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं, और मोशन है कि नहीं है। क्योंकि आपको फील होता है ना कि आपको कब गैस पास करनी है और कब मोशन आ रहा है, आपको मालूम चल जाता है। यही तो बात है ना कि भाई जैसे अपन कभी कहीं पब्लिक सेटअप में, कहीं बाहर बैठे हैं, काम पे बैठे हैं, और आपको यदि गैस पास करना है तो आपके दिमाग में ये पहले से आ जाता है कि ये गैसियस मटेरियल है, तो इसको अपन पास कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम यदि आपको ये महसूस होता है कि ब्रेन आपको बताता है कि नहीं ये फीकल मैटर है, ये तो पॉटी है, इसको तो हमें अभी पास नहीं करना, तो हम उसे उस काम को करने से रोकते हैं। ये आपको सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल में फॉल्टनेस आना, यदि ये सिग्नल गलत आने लगे, ये ठीक से सिग्नल हमको ना मिले, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स और मोशन के रास्ते की मसल्स जो हैं सिंक में काम ना करें और उनमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, मैं इन नामों की डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको उनके काम करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया में एनिस्मस भी आता है।
ऐसे यदि आप देखो तो इसकी फिजियोकाइनेसिस पूरी अलग है ना। इसमें नर्व्स होती हैं, सैक्रल नर्व होती हैं, कौन सी नर्व कहाँ काम करती है, कब काम करती है, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल है। और इस तरह का डिटेल आपको बताने से कोई बहुत लाभ नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको टेक्निकल डिटेल्स जानने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्निकल डिटेल तो ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे हम पेशेंट को देखते हैं तो हमको टेक्निकल डिटेल की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं पेशेंट का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कहीं पेशेंट कौन सी नर्व पेशेंट की डैमेज है, कहीं कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, उसको पहले कभी पैरालिसिस तो नहीं हुआ है, कभी ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ है। ऐसी कई चीज़ें हम पेशेंट से हिस्ट्री में लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे टेक्निकल नॉलेज के लिए ठीक है कि हम उसको कोरिलेट करते हैं कि कहाँ कौन सी नर्व है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो काम आपके शरीर में होगा, जो आप महसूस कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है कि मैंने जैसे बताया आपको कि ये सब सिंक में काम करता है, ठीक है। तो कब मोशन के रास्ते को सिकुड़ना है, कब मोशन के रास्ते को फैलना है, एनल कुशंस कब उसको जगह से हट के अपनी जगह से हट के मोशन को निकलने के लिए जगह देंगे और वापस से कब ऐसे होंगे, उनका जो एक रिदम है काम करने का एनल कुशंस का, वो अलग है। पेल्विक फ्लोर कब रिलैक्स होगा, एक ट्राइंगल बनता है। देखो अगेन वो भी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इस तरह का यू शेप की मसल होती है, ठीक है। वो क्या करती है कि हमेशा मोशन के रास्ते को बंद करके रखती है। तो कब वो जैसे ही ढीली होती है ना, तो मोशन का रास्ता जो है रेक्टम से कनेक्ट होता है और अंदर का मटेरियल बाहर आता है, और जैसे ही वो मसल ऊपर खींचती है तो मोशन का रास्ता और रेक्टम का रास्ता बंद हो जाता है बीच में से। ये उसका एक दरवाजा है जो कि ऊपर और नीचे होकर बंद होता है। आप इतना भर समझ लो, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कंफ्यूजिंग बहुत है वो चीज़। तो वो मसल कब रिलैक्स हो रही है, कब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कब आपकी एब्डोमिनल मसल जो है वो पुश कर रही है, कब अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब रिलैक्सेशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम यदि हो, मैं नर्व्स के लेवल पे बात कर रहा हूँ, है ना। अगेन कहीं ट्रॉमा हुआ हो किसी तरह का, कभी कोई आपका शॉक लगा हो, किसी तरह की भी कोई बात हो, तो जब नर्व्स ठीक से काम नहीं करती तो सिग्नल हमें प्रॉपर नहीं मिलते हैं, और जब सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। कई तरह के सिस्टम होते हैं ना, मतलब सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और मतलब ये मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि सोमैटिक किस तरह के सिस्टम होते हैं, वो नर्व्स के सिस्टम है। तो किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं, कौन सी हमारे कंट्रोल में है, कौन सी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोमेटिकली ठीक काम करे, और जो हमारे कंट्रोल में है हम उनसे वो काम करवा सकें। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मोशन को पास करने में। तो ये अगेन मैं बता रहा हूँ 1 से 2%, 3% लोगों को ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिससे मसल्स को प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता, मसल्स जो है प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये 3 वजह मैंने आपको बताई, 3 जिनकी वजह से आपको अनसेटिस्फैक्टरी डेफिकेशन महसूस हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसको मैं सिंड्रोम क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे सिंड्रोम क्यों लगा हुआ है। देखो सिंड्रोम इसीलिए लगा हुआ है कि अभी ये जो आपका लक्षण है, जो आपको महसूस हो रहा है कि अनसेटिस्फैक्टरी डेफिकेशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन एक फीलिंग है। अब ये फीलिंग कई वजहों से आ सकती है, इसकी वजहें फिक्स नहीं है, ये फिक्स बाद में जाके होता है। कई बार ये कॉम्बिनेशन में होता है, कई बार आपका डाइट भी गड़बड़ होता है, कई बार आपको पैथोलॉजिकल रीज़न भी होते हैं, कई बार आपको नर्वस रीज़न भी होते हैं, जिनकी वजह से कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, उसको डिजीज़ नहीं बोलते हैं। डिजीज़ किसे बोलते हैं? डिजीज़ हमेशा उसको बोलते हैं जिसके लक्षण, उसके कारण दोनों फिक्स हों। मतलब इस वजह से ये लक्षण आ रहा है, इसलिए इसको ये डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिजीज़ होगा, लेकिन जहाँ पे सिंड्रोम लगा होता है ना, वहाँ पे फिक्स नहीं होता है, वहाँ पे कई कारण एक साथ किसी एक चीज़ को बनाते हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपका खाना भी गड़बड़ हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो सकता है कि आपकी टाइमिंग गड़बड़ हो सकता है कि आपको कोई पैथोलॉजी हो, जो मैंने 4-5-6 प्रकार की आपको पैथोलॉजी बताई, हो सकता है कि आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो ये तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, इसलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। अब आप पूछोगे मुझसे कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखो इसके ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग काम किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो डाइट हम
पेशेंट की बिल्कुल ठीक करते हैं, उसका शेड्यूल ठीक करते हैं, उसका टाइमिंग ठीक करते हैं। यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। बहुत सारे 70-80%, 95% जो पेशेंट है मेरे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे जितने पेशेंट हैं वो सारे डाइटरी चेंज जो मैं करता हूँ उनके हिसाब से, उनका खाना मैं बिल्कुल बदलता हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वो उनको देता हूँ कि हाँ मेरे ट्रीटमेंट के साथ ये खाना आपको खाना है। उसके बाद जो मेडिकेशन मैं उनको देता हूँ उस मेडिसिन से फिर वो इंप्रूव हो जाते हैं। 90-95% तो बिल्कुल यही है ना। थोड़े बहुत मेडिकेशन से, थोड़े बहुत डाइटरी चेंजेस से, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस से ये सब बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। थोड़े बहुत पेशेंट्स के साथ पैथोलॉजी होती है ना, जो मैं एग्जामिनेशन करता हूं तो मुझे लगता है कि कोई पैथोलॉजी वहां पे है, तो कोई पैथोलॉजी अगर है और वो अगर मेडिसिन से ट्रीटेबल है तो भी मैं मेडिसिन से ही उसको ट्रीट करता हूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पेशेंट मेडिसिन से ठीक ठाक रहते हैं, अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम मेजर नहीं है तो, है ना। जैसे मैं पाइल्स का उदाहरण, मैं हमेशा पाइल्स का उदाहरण देता हूं। मेरे पाइल्स के अधिकतर पेशेंट सारे के सारे मैं मेडिसिन से मैं ठीक करता हूं, सब मेडिसिन से सबको आराम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो भी मेडिकली ट्रीट हो जाते हैं। इसके बाद कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि मान लो किसी को फिस्टुला है ना, हो सकता है एनल पेपिला हो सकता है कि अंदर किसी तरह की ग्रोथ हो। तो ये डायग्नोसिस वाली बात है, ये जब देखते हैं तो पेशेंट के साथ क्या है और क्या करना है ये देखने वाली बात है। मान लो फिस्टुला है तो उसमें 4 सूत्र करना है, मान लो एनल पेपिला है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, या फिशर का टैग है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वैसे फिशर एशर सब मेडिसिन से ठीक होते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई एक आध कोई केस यदि हो गया तो उसके में फिर कभी कभी 4 सूत्र करना पड़ता, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सिनेरियो इतना तो इसी से कवर। अब जैसे आप पूछोगे कि मान लो नर्वस कोई प्रॉब्लम है, नर्व यदि कोई डैमेज है, कोई बात है, तो देखो उसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन का रोल सीधा सीधा नहीं है ना। उसमें यदि ट्रॉमा है तो ऑब्वियसली रिकवरी है, उसमें यदि कोई नर्व कंप्रेशन है तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट है, उसमें अगर यदि कोई सर्जरी होना है तो वो न्यूरोसर्जन्स करते हैं, वो एक डिफरेंट काम है। कई बार उसमें मतलब ट्रांसमीटर्स भी कई बार फिट करने पड़ते हैं, मतलब रेयर केस है, हालांकि वो ऑब्वियसली ये वाले कारण भी रेयर है तो उनके ट्रीटमेंट भी रेयर ही होंगे। कई बार ट्रांसमीटर फिट करने पड़ते हैं जो इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। कई बार बायो फीडबैक थेरेपी पेशेंट को देना पड़ती है कि वो कंट्रोल सीखे कि मुझे किस तरह से मोशन के रास्ते को सिकोड़ना है, छोड़ना है, कब एब्डोमिनल मसल को सिकोड़ना है, कब रिलैक्स करना है, ये कब पेल्विक फ्लोर की मसल को किस तरह से यूज़ करना है, ये चीज़ें फिर बायो फीडबैक के अंदर आ जाती हैं। तो वो एक अलग ट्रीटमेंट का तरीका है और वो अलग तरह से किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं 95% केस वो ऊपर के जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका डाइटरी चेंजेस अच्छा हो और आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो और थोड़े बहुत मेडिकेशन जो मैं देता हूँ उससे बढ़िया हो जाता है। थोड़ा बहुत कोई पैथोलॉजी होती है तो मेडिकेशन से, थोड़े बहुत प्रोसीजर से वो ठीक हो जाती है। अगर कोई नर्वस प्रॉब्लम है तो फिर उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, उसके अलग डॉक्टर साहब भी होते हैं, तो वो अलग है। कई बार उसमें रेफरेंस भी लेना पड़ता है, तो वो एक पूरा डिफरेंट सिनेरियो है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है और उसमें ठीक होने की संभावना क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो प्रोग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके क्या रिस्पॉन्स है, पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। समझ में आ गया आपको? मैंने एक बहुत ही वास्ट टॉपिक जो है ना, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक जो है उसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं बिल्कुल आसान शब्द में उसको ट्रांसलेट करके उसको एक नए तरीके से बना के आपको मैं समझाऊं कि कैसे ये काम होता है और आपको जो लग रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए, बिना चीज़ों में टेक्निकल शब्दों का उपयोग किए, साधारण शब्दों में आप तक बात पहुँचाने का मेरा एक प्रयास है। होपफुली आप तक बात पहुंची होगी और आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और क्या वजह हो सकती है। अगेन ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। आपको यदि प्रॉब्लम है तो फिर आपको आके दिखाना पड़ेगा, मैं आपको देखूंगा तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके साथ क्या है। लेकिन ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपको आत्मसंतुष्टि देने के लिए कि अच्छा ऐसा है मुझे तो इतने कारण हो सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। होपफुली आप तक समझ में आ गया होगा, आप तक बात पहुंच गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।